हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ओलंपिक खेलों के बारे में, यानी कि ओलंपिक गेम्स। ठीक है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ओलंपिक खेल क्या होते हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है और ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं इसको भी देखेंगे हम। और ओलंपिक पदक, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक शुभंकर, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ओलंपिक खेलों के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो चलो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ओलंपिक खेलों के बारे में। तो पहले इसकी हिस्ट्री को देखते हैं ओलंपिक खेलों की। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ी मोटी मोटी जानकारी देखते हैं हम ओलंपिक खेल के बारे में। ठीक है, ओलंपिक गेम्स के बारे में। तो देखो, ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक है। ठीक है, जो ओलंपिक खेल हैं वो जो है दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक है। कौन? ओलंपिक गेम्स यानी कि ओलंपिक खेल। ठीक है, इन खेलों में दुनिया भर के बेहतरीन एथलीट्स हिस्सा लेते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इन खेलों में जो है दुनिया भर के एथलीट हिस्सा लेते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। इन खेलों को महाकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, इन खेलों को खेलों का महाकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो, ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 साल में आयोजित किए जाते हैं और इनको खेलों का महाकुंभ भी कहते हैं। ठीक है, ओलंपिक खेलों की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी करती है। ठीक है, इन खेलों की जो है देखरेख जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है, आईओसी करती है। तो ये हो गया ओलंपिक खेलों के बारे में एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अब इसमें आगे देखते हैं। अब है हमारे पास आधुनिक ओलंपिक खेल। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल क्या होते हैं उसको देखते हैं हम। तो अब है हमारे पास मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो देखो, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 में यूनान के एथेंस शहर से हुआ था। ठीक है, तो देखो, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर से हुआ था। ठीक है, एथेंस शहर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था ये? यूनान के एथेंस शहर में हुआ था आधुनिक ओलंपिक गेम्स। ठीक है, पहला आधुनिक ओलंपिक गेम। ठीक है, तो देखो, अब आगे देखो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है ओलंपिक खेलों को जो संचालित करती है उसकी स्थापना जो है 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है लोसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, लोसाने जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है वहाँ स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय कहाँ है? लोसाने में स्थित है। लोसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी थोड़ा सा बेसिक जानकारी। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, इसके बारे में अभी हमने ऊपर देखा है, वो जो है ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। ठीक है, तो देखो, क्वेश्चन आएगा ओलंपिक खेलों को कौन संचालित करते हैं, तो आप इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अंतर्राष्ट्रीय खेलों को संचालित करती है। तो ये हो गया इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब आगे देखते हैं हम। तो अब है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ओलंपिक ध्वज। ठीक है, इसमें 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। तो आप देख रहे होंगे चित्र में 5 छल्ले। तो ये क्यों होते हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ओलंपिक ध्वज को देखते हैं हम पहले। ओलंपिक ध्वज का निर्माण 1913 में फ्रांस के बेरेन डी कॉर्बाटिन के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, यानी कि फ्रांस के बेरेन डी कोबार्टिन के नेतृत्व में किया गया था ओलंपिक ध्वज का निर्माण। और ये कब हुआ था? 1913 में हुआ था। एक बार फिर से इस लाइन को देखते हैं। तो देखो, ओलंपिक ध्वज का निर्माण 1813 में 13 ईस्वी में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था ये? बेरेन डी कोबार्टिन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें ओलंपिक ध्वज में जो 5 छल्ले बने होते हैं, ये देखो, 1 छल्ला, 2 छल्ला। ठीक है, ये 5 छल्ले हैं इस प्रकार से। ये क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। ओलंपिक ध्वज पर बने 5 छल्ले, छल्लों के रंग, सॉरी पहले देखो छल्लों के रंग देखो। ओलंपिक ध्वज पर बने 5 छल्लों के रंग नीला, पीला, काला, हरा और लाल हैं। ठीक है, देखो, नीला, पीला, काला, हरा और लाल है। ठीक है, ये 5 छल्ले, 5 रंगों के छल्ले हैं। तो देखो, ये छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, 5 महाद्वीप, दुनिया के 5 महाद्वीप जो है हमारे, उनका जो है प्रतिनिधित्व ये 5 छल्ले करते हैं। इन 5 छल्लों का मतलब ये होता है कि ये दुनिया के 5 महाद्वीपों को संबोधित करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं उनका। ठीक है, इन 5 रंगों को चुनने की वजह यह है इसमें, यानी कि जो ये रंग है इसके, ये 5 रंग हैं, इनको चुनने की वजह यह है कि ये 5 रंग दुनिया के ज़्यादातर झंडों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो ये 5 रंग होते हैं ये दुनिया के ज़्यादातर झंडों में पाए जाते हैं। कौन से? नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग। ठीक है, जो ये 5 रंग है ये दुनिया के ज़्यादातर झंडों में पाए जाते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया। ओलंपिक ध्वज को ओलंपिक आंदोलन का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। जो ये ओलंपिक ध्वज है इसको ओलंपिक आंदोलन का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है। ओलंपिक ध्वज के बारे में हमने पूरी जानकारी देख ली है, ये इसकी पूरी पर्याप्त जानकारी है, ठीक है। मेन जानकारी ये है कि ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले क्यों होते हैं, ठीक है। तो 5 छल्ले जो ये 5 महाद्वीपों को, दुनिया के 5 महाद्वीपों को उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और इनमें जो है ये रंग इस प्रकार से क्यों डाले गए हैं, इतने ये रंग क्यों डाले गए इसमें, क्योंकि ये रंग जो है दुनिया के ज़्यादातर झंडों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओलंपिक ध्वज के बारे में। अब आगे देखते हैं हम इसमें। अब अगला टॉपिक है हमारे पास ओलंपिक पदक, ठीक है। अगली हेडिंग है ओलंपिक पदक यानी कि ओलंपिक मेडल्स। तो ओलंपिक में कितने प्रकार के मेडल दिए जाते हैं? मेडल तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। तो देखो, ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, ठीक है। ओलंपिक खेल में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। पहला स्वर्ण पदक, दूसरा रजत पदक और कांस्य पदक। ये तो सब जगह होते हैं, ठीक है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। अब देखो, स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कांस्य पदक क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को मिलता है। ये तो बेसिक नॉलेज है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट आने वाले को गोल्ड मेडल मिलता है, सेकंड आने वाले को सिल्वर मेडल मिलता है और थर्ड आने वाले को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। हिंदी में देखो तो प्रथम आने वाले खिलाड़ी को स्वर्ण पदक और दूसरे पे रजत पदक और थर्ड आने वाले खिलाड़ी को कांस्य पदक प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ओलंपिक मेडल्स के बारे में, ओलंपिक पदक के बारे में। अब आगे देखते हैं और क्या होता है ओलंपिक में इंपॉर्टेंट। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज, ओलंपिक मैस्कॉट या फिर शुभंकर, ठीक है। ओलंपिक में इंग्लिश में इसको मैस्कॉट करता है और हिंदी में इसको शुभंकर कहते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक मैस्कॉट या फिर शुभंकर क्या होता है? तो देखो, ओलंपिक खेलों के मैस्कॉट या शुभंकर ओलंपिक की भावना को दर्शाते हैं, ठीक है। जो ओलंपिक खेलों के मैस्कॉट या फिर शुभंकर होते हैं वो जो है ओलंपिक खेलों की भावना को दर्शाते हैं और खेलों में एथलीटों और दर्शकों का स्वागत करने में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? ओलंपिक शुभंकर या फिर ओलंपिक मैस्कॉट, दोनों एक ही होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। ये क्या होते हैं? ये ओलंपिक खेलों में ये ओलंपिक की भावना को दर्शाते हैं, ठीक है। ओलंपिक की जो भावना होती है उसको दर्शाते हैं, यानी कि ओलंपिक हो रहा है इस शहर में, ठीक है। उसको ये चीज़ दर्शाते हैं, ठीक है। और ओलंपिक खेलों में एथलीटों और दर्शकों का स्वागत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कौन? ओलंपिक मैस्कॉट। अब देखो, मैस्कॉट क्या होता है? मैस्कॉट उस देश की संस्कृति को दर्शाते हैं, ठीक है। मैस्कॉट जो है जिस देश में ओलंपिक हो रहे हैं उस देश की संस्कृति को दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखो लाइन पूरी देखो, मैस्कॉट उस देश की संस्कृति को दर्शाते हैं जहां ओलंपिक खेल हो रहे हो, ठीक है। जहां ओलंपिक खेल हो रहे हो, मैस्कॉट जो है उस देश की संस्कृति को दर्शाते हैं। मैस्कॉट के बारे में जानकारी प्राप्त होगी आपको, ठीक है। अब देखो, जो पेरिस में 2024 में ओलंपिक हुए हैं उसका मैस्कॉट क्या था उसके बारे में भी मैंने दिया गया है इसमें, ठीक है। मैंने दे रखा है इसमें। तो देखो, पेरिस 2024 ओलंपिक के मैस्कॉट का नाम ओलंपिक फ्रीज है, ठीक है। जो पेरिस में 2024 में ओलंपिक हुए हैं उसका जो मैस्कॉट था उसका नाम है ओलंपिक फ्रीज, ठीक है। ओलंपिक फ्रीज, पेरिस में जो 2024 में ओलंपिक हुए उसका मैस्कॉट था ओलंपिक फ्रीज। यह एक फ्रीजियन कैप के आकार का है, ठीक है। यह एक फ्रीजियन कैप के आकार का है और इसे नीले, सफ़ेद और लाल रंगों से सजाया गया है, ठीक है। ये एक जो है फ्रीजियन कैप के आकार का है, ठीक है। और इसमें क्या क्या रंग है? तो ये देखो, ये मैस्कॉट, ठीक है। और इसमें कौन कौन से रंग है? ये नीला हो गया, ये सफ़ेद हो गया और ये लाल हो गया, ठीक है। इसमें 3 रंग है, कौन कौन से? नीला, सफ़ेद और लाल रंग, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया है कि 3 रंगों से सजाया गया है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि 2024 में पेरिस ओलंपिक का जो मैस्कॉट था वो क्या था? तो आपको बताना है ओलंपिक फ्रीज, ठीक है। और ये जो 3 रंगों से सजाया गया था, कौन कौन से? नीले, सफ़ेद और लाल रंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओलंपिक मैस्कॉट या फिर ओलंपिक शुभंकर। इसके बारे में जानकारी आपको पता चल गई होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब बात करते हैं हम ओलंपिक खेल कितने टाइप के होते हैं, तो उनको देखते हैं। तो अब है हमारे पास ओलंपिक खेलों के प्रकार, ठीक है। यानी कि ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो, ओलंपिक खेलों के प्रकार, ओलंपिक खेल जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारे पास ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, फिर है शीतकालीन ओलंपिक, फिर है पैरालंपिक और फिर है यूथ ओलंपिक, ठीक है। ये 4 प्रकार के हमारे पास ओलंपिक खेल होते हैं। तो देखो, फिर से देखो, पहला क्या है हमारे पास? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को दिया जाते हैं। और यदि कहीं कहा अगर शब्द आता है कि ओलंपिक खेल, तो हम मानेंगे कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है, ठीक है। ज़्यादातर इसी को प्रेफरेंस देते हैं हम, ठीक है। फिर शीतकालीन ओलंपिक होता है, फिर पैरालंपिक अलग हो गया, फिर यूथ ओलंपिक होता है, ठीक है। तो देखो, इनके बारे में देखते हैं हम वन बाय वन। पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक देखते हैं, फिर शीतकालीन, फिर पैरालंपिक, फिर यूथ ओलंपिक देखते हैं। तो देखो, अब है हमारे पास पहला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है।
समर ओलंपिक, तो देखो यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है। किसके बारे में बात हो रही है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। यह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है। इसे ओलंपियाड खेल भी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होते हैं उनको ओलंपियाड खेल भी कहा जाते हैं, ठीक है। तो देखो अगला पॉइंट, इन खेलों का आयोजन हर 4 साल में होता है और हर बार एक अलग अलग शहर में होता है, ठीक है। इन खेलों का जो आयोजन हर चार साल बाद होता है। हर प्रत्येक 4 साल में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होता है और हर बार जो है अलग अलग शहर में होता है। जैसे 2024 में कहाँ हुआ था हमारा? 2024 में हुआ है पेरिस में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक। फिर 2020 में कहाँ हुआ था हमारा? 2020 में हुआ था टोक्यो में हुआ था। तो ये हो गया इनके आयोजन के बारे में, ठीक है। हर 4 साल में होता है। अब देखो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक प्रत्येक लीप वर्ष जैसे 2016, 2020 और 2024 में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होते हैं वो प्रत्येक लीप वर्ष यानी कि 2016, 2020 और 2024 में आयोजित किए गए हैं, ठीक है। लीप वर्ष क्या होता है? जिसमें जिस जिस वर्ष में जो है फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। और लीप वर्ष में जो है साल में 366 दिन होते हैं, ठीक है। तो लीप वर्ष समझ गए होंगे आप, जिसमें फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है, उसमें जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं। तो देखो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक प्रत्येक लीप वर्ष जैसे 2016, 2020 और 2024 में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि 2016, 2020 और 2024 में आयोजित किए गए हैं और फिर 2028 में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। 2028 वाले ओलंपिक में जो हम क्रिकेट गेम भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब देखो आगे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत जो है 1896 में एथेंस ग्रीस में हुई थी, ठीक है। तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे हमारे, उनकी शुरुआत जो है 1896 ईस्वी में एथेंस में हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया इसकी शुरुआत के बारे में, एथेंस में हुई थी और एथेंस जो है ग्रीस में स्थित है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम, पहला हो गया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और फिर अब है शीतकालीन ओलंपिक। तो एक और बात याद रखो आप, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक में जो है 2 साल का अंतर होता है, ठीक है। जैसे इस साल हमारे पास ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे, इसके 2 साल बाद शीतकालीन ओलंपिक होंगे, फिर उसके 2 साल बाद ग्रीष्मकालीन होंगे, फिर उसके 2 साल बाद शीतकालीन होंगे। बट दोनों ओलंपिक खेल जो होते हैं शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, वो जो है 4 साल में आयोजित किए जाते हैं और दोनों में अंतर जो है 2-2 साल का होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं शीतकालीन ओलंपिक के बारे में। अब है हमारे पास शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक कुछ छोटे पैमाने पर, ये क्या हो गया? तो देखो शीतकालीन ओलंपिक कुछ छोटे पैमाने पर एक आयोजन होता है, ठीक है। एक खेल का आयोजन होता है जिसमें जो है लगभग 91 देश भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें केवल जो है 91 देश भाग लेते हैं, ठीक है, किसमें? शीतकालीन ओलंपिक में। अब देखो ये आयोजन हर 4 साल में होता है, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक जो है इसका आयोजन हर 4 साल में होता है। ग्रीष्मकालीन भी हर 4 साल में होता था, ठीक है। तो इसका भी हर 4 साल में आयोजन होता है, शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन, ठीक है। अब देखो शीतकालीन ओलंपिक खेल बर्फ या बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों का एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, ठीक है। जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं ये जो है बर्फ या फिर बर्फ वाली जगहों पर खेले जाने वाले खेलों का एक आयोजन होता है, ठीक है। बर्फ या फिर बर्फ वाले स्थान जो होते हैं वहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक खेले जाते हैं, ठीक है। इसे जो है विंटर ओलंपिक गेम्स भी कहते हैं। शीतकालीन ओलंपिक को जो है हम विंटर ओलंपिक गेम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो विंटर ओलंपिक गेम्स, सॉरी गलत बन गई, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। विंटर ओलंपिक गेम्स, शीतकालीन ओलंपिक गेम्स को हम विंटर ओलंपिक गेम्स भी कहते हैं। अब देखो शीतकालीन ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन साल 1924 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक जो हुए थे सबसे पहले हमारे पेरिस में हुए थे और ये कब हुए थे? 1924 ईस्वी में हुए थे, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इनका आयोजन सबसे पहले हुआ था। तो ये हो गया हमारे पास शीतकालीन ओलंपिक के बारे में। अब आगे देखते हैं हम पैरालंपिक क्या होते हैं। पैरालंपिक खेलों के बारे में देखते हैं आगे। तो देखो अब है हमारे पास पैरालंपिक खेलों के बारे में, ठीक है। तो देखो पैरालंपिक कई तरह की विकलांगताओं वाले एथलीटों के लिए आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेलों का एक आयोजन है, ठीक है। जो विकलांग एथलीट्स होते हैं जो अलग अलग, रुक जाओ थोड़ा सा, तो देखो फिर से, पैरालंपिक कई तरह की विकलांगताओं वाले एथलीटों के लिए आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय खेलों का एक आयोजन है, ठीक है। तो देखो पैरालंपिक जो है उन एथलीटों के लिए आयोजित किया जाता है जो विकलांग होते हैं, ठीक है, जो शारीरिक, बौद्धिक या फिर दृष्टिकोण से विकलांग होते हैं, ठीक है। तो देखो पैरालंपिक कई तरह की विकलांगताओं वाले एथलीटों के लिए आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेलों का एक आयोजन है, ठीक है। तो अब देखो पैरालंपिक खेलों का आयोजन हर 2 साल में होता है, ठीक है। तो देखो तो जो पैरालंपिक खेल होते हैं उनका आयोजन हर 2 साल में होता है। पैरालंपिक खेलों का आयोजन हर 2 साल में होता है।
अब आगे देखो, पैरालंपिक खेलों में शारीरिक, बौद्धिक या फिर दृष्टि दोष वाले एथलीट भाग लेते हैं। ठीक है, जो पैरालंपिक खेल होते हैं उसमें शारीरिक रूप से और बौद्धिक या फिर दृष्टि दोष वाले एथलीट होते हैं, वो भाग लेते हैं किसमें, पैरालंपिक खेल में। और एक बात और याद रखो, पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन होता है ये हर 2 साल में होता है, और जो 2024 के इस साल के पैरालंपिक हुए हैं वो पेरिस में हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानकारी रख लो। ये हो गया हमारे पास पैरालंपिक खेलों के बारे में। अब हमारे पास यूथ ओलंपिक क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अब है हमारे पास यूथ ओलंपिक खेल। ठीक है, युवा ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो देखो, युवा ओलंपिक खेल विश्व भर के 15 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए एक विशिष्ट खेल आयोजन है। ठीक है, तो युवा ओलंपिक गेम्स जो है वो 15 से 18 वर्ष की आयु वाले युवाओं के लिए विशिष्ट खेल का आयोजन है। ठीक है, इसमें जो है 15 से 18 वर्ष की उम्र वाले युवा जो है भाग लेते हैं। ठीक है, युवा ओलंपिक खेल में, इसीलिए इसका नाम यूथ ओलंपिक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो, इसकी शुरुआत 2010 में सिंगापुर में हुई थी। इसकी शुरुआत जो है 2010 में सिंगापुर में हुई थी। पहला युवा ओलंपिक खेल 14 अगस्त से 26 अगस्त तक आयोजित किया गया था। ठीक है, तो जो पहला युवा ओलंपिक खेल था वो 14 अगस्त से 26 अगस्त तक आयोजित किया गया था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत 2010 में सिंगापुर में हुई थी। सिंगापुर में हुई थी 2010 में इसकी शुरुआत। ठीक है, अब आगे देखो, इन खेलों को हर 4 सालों में आयोजित किया जाता है। जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हर 4 सालों में होते हैं, जैसे शीतकालीन ओलंपिक हर 4 साल में होते हैं, वैसे ही यूथ ओलंपिक भी हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। केवल पैरालंपिक खेल जो होते हैं उनका आयोजन 2 सालों में होता है, 2 सालों में किया जाता है पैरालंपिक खेलों का। ठीक है, तो देखो, यूथ ओलंपिक गेम्स और ओलंपिक खेलों, प्रत्येक ओलंपिक खेलों के लिए यही इसका प्रतीक होता है, यही ओलंपिक ध्वज होता है। ठीक है, जो 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ठीक है, हमारे जो विश्व के 5 महाद्वीप हैं उनको दर्शाता है ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेल का ध्वज। ठीक है, ओलंपिक तिरंगा फ्लैग जो होता है। ठीक है, ओलंपिक खेलों का झंडा। तो देखो, इन खेलों को हर 4 सालों में आयोजित किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास ओलंपिक खेलों के बारे में पूरी जानकारी। कौन से ओलंपिक खेल क्या होते हैं, इसमें कौन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक के बारे में। ठीक है, इसमें हम 2024 में जो पेरिस ओलंपिक आयोजित किया गया है उसमें हम ये देखेंगे कि भारत के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और कौन कौन से मेडल भारत के द्वारा हासिल किए गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम ये भी देखने जा रहे हैं इसमें कौन से खेल शामिल किए गए हैं और कौन से खेल हटाए हैं। इसमें जो है एक कुल मिला के पूरी जानकारी पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में दी गई है। ठीक है, ये एक वन शॉट वीडियो है, इसमें जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो देरी देरी न करते हुए शुरू करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। तो पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो पहला आयोजन हुआ था हमारा 1900 में, फिर दूसरा 1924 में, फिर जो है तो तीसरा कब हुआ था 2024 में, सीधे 100 साल बाद 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो टोटल 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो गया है पेरिस में। ये आयोजन जो है 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 के बीच किया गया था, यानी कि 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक ओलंपिक खेल खेले गए हैं कहाँ, पेरिस में। ठीक है, तो देखो, अब देखो, इन ओलंपिक खेलों में 206 देशों ने भाग लिया है। अब देखो, 206 देशों के 10,714 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, भाग लिया है, 206 देशों के 10,714 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 206 देशों ने इसमें भाग लिया है। अब भारत के एथलीट के बारे में देखते हैं हम, इसमें भारत के कितने एथलीट थे। तो देखो, भारतीय कुल एथलीट, ठीक है, 110 भारत के एथलीट थे इसमें, जिसमें 7 अल्टरनेटिव थे। ठीक है, अल्टरनेट थे। ठीक है, तो देखो, टोटल जो है 117 एथलीट थे इसमें, और 117 एथलीट्स में से 17 मैन और 47 वुमेन थी। ठीक है, यानी कि 70 पुरुष एथलीट थे और 47 जो है 47 महिला एथलीट थी, किसमें, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के द्वारा जो एथलीट भेजे गए थे। आगे की जानकारी को देखते हुए इसमें हम पेरिस ओलंपिक में कुछ नए खेल शामिल किए गए थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है कुछ नए खेल शामिल किए गए थे, ये इस प्रकार है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल शामिल किए गए थे। इसमें स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और ब्रेकिंग और सर्फिंग शामिल हैं। ठीक है, ये 4 खेल हैं, स्केटबोर्डिंग, ठीक है, स्केटबोर्ड वाला, और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ब्रेकिंग और सर्फिंग, ये 4 नए खेल पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब देखो, पेरिस ओलंपिक से 3 खेलों को हटाया गया है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल थे। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में 3 खेलों को हटाया गया था। ठीक है, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल थे। और ये कौन कौन से खेल हैं, तो ये हैं हमारे पास बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे। ठीक है, ये 3 खेल जो हैं पेरिस ओलंपिक 2024 से हटा दिए गए थे।
अब आगे देखते हैं इसमें। अब हमारे पास पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले कितने खिलाड़ी थे। तो पहला हमारे पास शूटिंग में, ठीक है। शूटिंग में जो हमारे पास प्रचलित नाम था इस बार का, मन्नू भाकर, ठीक है। तो मन्नू भाकर जो है हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, ठीक है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और किस में, कौन से इवेंट में, ये इवेंट था हमारा 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, ठीक है। तो मन्नू भाकर आज़ादी के बाद एक ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी, ठीक है। पहली भारतीय, एक ओलंपिक संस्करण में जो है 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट मन्नू भाकर बनी है। कब से, आज़ादी के बाद से ये मन्नू भाकर के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो मन्नू भाकर एक बहुत प्रचलित नाम था इस बार का, ठीक है। अब देखो, एक स्लाइड मिस हो चुकी है इसमें, जिसमें हमने सरबजोत सिंह के बारे में बताया था, ठीक है। मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने एक ब्रॉन्ज मेडल और हासिल किया है इसमें, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में टोटल जो है भारत के द्वारा लाए गए मेडल, हमारे पास 6 मेडल थे, ठीक है। तो देखो, मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है एक और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं, ठीक है। वो स्लाइड मैंने शायद डिलीट हो चुकी है हमसे गलती से, तो इसको एक नाम और याद रखना, सरबजोत सिंह, ठीक है। और मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह ने मिलकर के एक और कांस्य पदक दिया था, ठीक है, किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। और सरबजोत सिंह भी राज्य हरियाणा के ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास शूटिंग। शूटिंग में एक तीसरे इंसान और हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो शूटिंग में तीसरे इंसान हमारे पास स्वप्निल कुसाले, ठीक है। स्वप्निल कुसाले ये जो है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, राज्य इनका महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इन्होंने जो है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं, किसमें, इवेंट इसका कौन सा था इनका, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में, ठीक है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। और ये भी एक शूटिंग है, ठीक है। शूटिंग में जो है ये भी एक वही शूटिंग है, देखो 50 मीटर राइफल स्पर्धा, ठीक है। तो देखो, स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 स्वप्निल कुसाले ने पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, ठीक है। यानी कि पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। किसने, स्वप्निल कुसाले ने, ठीक है। ये हो गया हमारे पास शूटिंग के बारे में। अब देखते हैं एथलीट, ठीक है। अब है हमारे पास एथलेटिक्स, ठीक है। एथलेटिक्स में हमारे पास सबसे पहले जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है राज्य हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत यानी कि सिल्वर मेडल हासिल किए हैं, ठीक है। इसमें जो है इन्होंने किस में किया है, जेवलिन थ्रो में, ठीक है। इससे पहले ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। और पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने जो है जेवलिन थ्रो में कितना वो किया था स्कोर, 89.445 मीटर जो है इन्होंने स्कोर किया है, मतलब इतनी दूर इन्होंने अपनी जेवलिन को थ्रो किया है, ठीक है। तो ये जेवलिन थ्रो से हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा और राज्य हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने जो है सिल्वर मेडल हासिल किए हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में, यानी कि रजत पदक हासिल किए हैं। अब जो है अगले एथलीट देखते हैं, यानी कि अगली खिलाड़ी देखते हैं हम। अगले हैं हमारे पास रेसलिंग में, ठीक है। रेसलिंग में जो है हमारे पास सबसे पहले अमन सहरावत जी, ठीक है। ये राज्य हरियाणा के रहने वाले हैं। पदक जो है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने रेसलिंग में हासिल किए हैं। अमन सहरावत ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के इंडियन है, ठीक है। ये जो है मेडल ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के इंडियन भारतीय हैं, ठीक है। इनकी एज कितनी थी जब इन्होंने मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में, तो ये उस दिन 21 ईयर 24 डेज के थे, 21 साल 24 दिन के ये थे। इन्होंने इतने कम उम्र में जो है ओलंपिक में जो है मेडल हासिल कर दिए हैं। कौन सा मेडल, कांस्य पदक, और किसमें, रेसलिंग में, ठीक है। तो ये हो गया रेसलिंग में। अब देखो, एक और मेडल हासिल हो जाता है हमारे पास रेसलिंग में विनेश फोगाट के द्वारा, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। तो देखो, 50 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में जो है भारत की एकमात्र महिला पहलवान जो फाइनल में पहुंची थी, अधिक वजन के कारण फाइनल से बाहर कर दी गई हैं, ठीक है। जो विनेश फोगाट जी हैं, इनको जो है ये फाइनल में पहुंच चुकी थी, बट इनको अधिक वजन होने के कारण फाइनल से बाहर कर दिया गया है, किसमें, 50 kg फ्री स्टाइल में, ठीक है। तो ये एक रेसलिंग है, तो इनको बाहर कर दिया गया, नहीं तो भारत के पास एक और पदक हो जाता है, तो टोटल पदकों की संख्या 7 हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो इनको जो है फाइनल से बाहर कर दिया गया है। तो इसमें जो है इसलिए हमने सिर्फ अमन सहरावत जी के बारे में बताया है। तो अब आगे देखते हैं इसमें हम। अब है इसमें भारतीय हॉकी टीम, ठीक है। इंडियन हॉकी टीम स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता है। इंडियन हॉकी टीम जो है स्पेन को हराकर इन्होंने जो है कांस्य पदक हासिल किया है इंडियन हॉकी टीम ने। और पदक कौन सा है, कांस्य बता दिया है अभी मैंने। इसे मिलाकर अभी तक हॉकी टीम ने ओलंपिक में 13 पदक जीते हैं। टोटल जो है हॉकी ने जो है ओलंपिक में 13 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल हैं
1 सिल्वर है और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल हैं। 8 जो है गोल्ड स्वर्ण पदक हैं, 1 जो है रजत पदक है और 4 जो है 4 जो है कांस्य पदक हासिल किए हैं। किसने? हॉकी में, हॉकी टीम ने, ठीक है। किसमें? ओलंपिक्स में, ठीक है। ओलंपिक्स में टोटल इन्होंने 13 पदक हासिल किए हैं और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था स्पेन को हरा करके। किसकी बात हो रही है? हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम यानी कि इंडियन हॉकी टीम ने, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पेरिस ओलंपिक में पदक हासिल करने वालों की संख्या। तो टोटल हमारे पास 6 मेडल हासिल हुए हैं, ठीक है। एक और हो जाता यदि अगर विनेश फोगाट जो है फाइनल से बाहर नहीं हो जाती अधिक वजन होने के कारण, ठीक है। तो ये था हमारे पास पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में, ठीक है। अब अगली वीडियो जो है ओलंपिक खेलों के बारे में देखेंगे हम कि ओलंपिक खेल क्या होते हैं, और अगली वीडियो जो है एक और 2 वीडियो एक साथ आएंगी पैरालंपिक खेलों के बारे में भी, ठीक है। तो चलो आज के हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के बारे में, ठीक है। जो पेरिस में पैरालंपिक खेल हुए हैं 2024 में, उनके बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे और भारत कितने मेडल जीता है और कौन कौन से खिलाड़ियों ने प्रतिभा किया है इसमें, उसको हम देखते हैं। तो देखो 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और ये जो है करंट अफेयर 2024 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। करंट अफेयर ये होता है जो करंट में घटनाएं हुई हैं, ठीक है। तो ये पेरिस पैरालंपिक और पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में जानकारी रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 में आने वाले पेपरों के लिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं 2024 और 2025 में आने वाले पेपरों के लिए। तो चलो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पैरालंपिक खेल होते क्या हैं, ठीक है। पैरालंपिक खेल होते क्या हैं? तो देखो पैरालंपिक कई तरह की विकलांगताओं वाले एथलीटों के लिए आयोजन होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेलों का एक आयोजन है, ठीक है। पैरालंपिक जो है विकलांग एथलीट जो होते हैं उनके लिए आयोजन किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय खेलों का एक आयोजन है, ठीक है। उनके लिए आयोजित किए जाने वाला होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है। कौन? पैरा ओलंपिक, ठीक है। पैरालंपिक पैरालंपिक खेलों का आयोजन हर 2 साल में होता है, ठीक है। पैरालंपिक खेलों में शारीरिक, बौद्धिक या दृष्टि दोष वाले एथलीट भाग लेते हैं, ठीक है। पैरालंपिक खेलों में जो है शारीरिक, बौद्धिक या दृष्टि दोष वाले एथलीट भाग लेते हैं। तो ये मैंने एक ओलंपिक खेलों के लिए मैंने जो है एक स्लाइड बनाई थी, उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें पैरालंपिक खेलों के बारे में मैंने आपको बता दिया है थोड़ा सा। अब देखते हैं हम 2024 के पैरालंपिक खेल के बारे में, ठीक है। भारत का उसमें क्या प्रदर्शन रहा है। तो देखो पेरिस पैरालंपिक खेल 2024, ठीक है। तो देखो पैरालंपिक खेलों का 17वां संस्करण पेरिस में हुआ, ठीक है। ये जो है 17वां संस्करण था, ठीक है। जो पैरालंपिक खेल होता है ये उसका 17वां संस्करण था जो पेरिस में हुआ है। कौन सा? पैरालंपिक खेल 2024, ठीक है। इसका आयोजन स्थल कहाँ था? इसका आयोजन स्थल जो है फ्रांस के पेरिस में था, तभी इसका नाम पेरिस ओलंपिक पड़ा है, ठीक है। आयोजन स्थल फ्रांस के पेरिस में था। इसकी एक इमेज दिखाई मैंने आपको, ठीक है। तो देखो आयोजन कब हुआ इनका? इनका आयोजन जो है 28 अगस्त से 8 सितंबर तक हुआ है, ठीक है। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में पैरालंपिक खेल खेले गए हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कुल खेलों की संख्या कितनी है? इसमें जो है कुल खेलों की संख्या 22 है, ठीक है। 22 खेल इसमें खेले गए हैं। तो देखो और नेक्स्ट पॉइंट, पेरिस पैरालंपिक 2024 में 167 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। इसमें जो है 167 देशों ने भाग लिया था किसमें? पेरिस पैरालंपिक में। और इसमें कुल एथलीट कितने थे? 167 देशों के जो है 4400 एथलीट इसमें थे, ठीक है। एथलीट्स इसमें थे कितने? टोटल 4400 एथलीट जो है 167 देशों के इसमें थे, ठीक है। 167 देशों के 4400 एथलीट ने इसमें भाग लिया है। तो ये हो गया इसकी थोड़ा सा बेसिक जानकारी। अब इसमें आगे देखते हैं हम क्या होता है। अब देखो भारत के बारे में, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने जो है क्या अपना वो दिखाया प्रतिभाग, ठीक है। अपनी कितनी प्रदर्शन दिखाया उसमें, उसके बारे में देखते हैं। भारत ने पैरालंपिक 2024 में 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल तथा 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। भारत ने जो है पैरालंपिक 2024 में 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल तथा 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। और टोटल मेडलों की संख्या कितनी होती है हमारे पास? यह है 29 मेडल, ठीक है। टोटल जो है भारत ने 29 मेडल हासिल किए हैं। अब देखो भारत ने एथलेटिक्स में सर्वाधिक मेडल हासिल किए हैं, ठीक है। भारत ने जो है एथलेटिक्स में सर्वाधिक मेडल हासिल किए हैं। इसमें एथलेटिक्स में जो है इसने 4 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। किसमें? एथलेटिक्स में। भारत ने जो है एथलेटिक्स में सर्वाधिक मेडल हासिल किए हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक में, जिसमें जो है 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल थे। और टोटल जो है ये 17 होते हैं, ठीक है। भारत ने जो है एथलेटिक्स में सर्वाधिक 17 मेडल हासिल किए हैं। किसमें? 2024 के पेरिस पैरालंपिक में,
पैरा ओलंपिक हैं, ठीक है, जो विकलांग एथलीटों के लिए आयोजित किया जाता है। अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखो, भारत के द्वारा कुल 84 एथलीट्स भेजे गए थे, ठीक है, भारत के द्वारा जो है कुल 84 एथलीट्स भेजे गए थे, किसमें, पेरिस पैरालंपिक में 2024 के, ठीक है, भारत के द्वारा कुल 84 एथलीट्स भेजे गए थे, जिसमें जो है कुल खेलों में, जिसमें जो है भारत ने कुल 12 खेलों में भाग लिया है, ठीक है, कुल खेलों में भाग, तो देखो कुल खेलों में भाग 12, ठीक है, तो भारतीय जो 84 एथलीट थे उन्होंने कुल 12 खेलों में भाग लिया है, ठीक है। और जो नए खेल थे जिसमें भारतीय एथलीटों ने हिस्सा लिया है, नए खेलों में हिस्सा थे, देखो ये कौन कौन से हैं, पैरासाइक्लिंग, तो इसमें इमेज बनाई है, ठीक है, साइकिलिंग है ये, ठीक है, एक तरफ की पैरासाइक्लिंग, पैरा रोइंग, तो देखो ये इमेज है इसकी, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो, ठीक है, ये है ब्लाइंड जूडो, तीसरा खेल ये है ब्लाइंड जूडो। नए खेल कौन से, और ये नए खेल भी हैं इसमें, ठीक है, ये नए खेल इसमें शामिल किए गए हैं, ये कौन कौन से हैं, पैरासाइक्लिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। और इन 3 नए खेलों में भारत ने भी हिस्सा लिया है, भारत के एथलीटों ने भी हिस्सा लिया है, ठीक है, ये नए खेल। तो अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखो ध्वजवाह, ठीक है, ध्वजवाह के रूप में ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंतिल भाला फेंक में थे ये, ठीक है, भाग्यश्री यादव शॉट पुट में, ठीक है, ये दो है ओपनिंग सेरेमनी के लिए। और क्लोजिंग सेरेमनी में हरविंदर सिंह तीरंदाजी और प्रीतिपाल दौड़ में थे, ठीक है, प्रीतिपाल दौड़ में, इन दोनों ने ये दो क्लोजिंग सेरेमनी की है इन्होंने, ठीक है। और ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंतिल भाला फेंक में और भाग्यश्री यादव शॉट पुट में, ठीक है, तो ये दो ओपनिंग सेरेमनी के लिए। और ये इन दोनों ने क्लोजिंग सेरेमनी की, कौन, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल ने, ठीक है। तो ये हो गया भारत की तरफ से, ठीक है, ये भारत की तरफ से हैं, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं हम, ओपनिंग सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी होगी। अब तो अब देखो भारत पेरिस ओलंपिक में कुल कितने पदक हुए हैं, ठीक है, तो देखो पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में भारत के पदक विजेता, ठीक है। अब देखो भारत के पदक विजेता पेरिस पैरालंपिक खेलों में 2024 में, ठीक है, तो कुल स्वर्ण पदक जो है भारत के पास 7 है। तो ये इसके एथलीट है, ये इनके स्पोर्ट है और ये इवेंट है, ठीक है। तो देखो ये कौन कौन है, पहला है आपके पास अवनी लेखा, ये शूटिंग में है, ठीक है, और इवेंट क्या है, वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, ठीक है, वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग। दूसरा है नीतीश कुमार बैडमिंटन में, यह है मेंस सिंगल SL3, ठीक है, मेंस सिंगल SL3, ये किस में, बैडमिंटन में, ठीक है। सुमित अंतिल ये है आपका एथलेटिक्स में, और यह है जेवलिंग थ्रो F64, ठीक है, जेवलिंग थ्रो F64। फिर है हरविंदर सिंह आर्चरी में, ये मेंस इंडिविजुअल रिकर्व्ड ओपन, ठीक है, मेंस इंडिविजुअल रिकर्व्ड ओपन, ये एक इवेंट है, ठीक है, इसका आर्चरी का, ठीक है। अब देखो धर्मवीर सिंह एथलेटिक्स में मेंस क्लब थ्रो F51, मेंस क्लब थ्रो F51 इसका इवेंट है, ठीक है। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में, इसका इवेंट कौन सा इवेंट है, ये मेंस हाई जंप, ठीक है, ये मेंस हाई जंप एथलेटिक्स में जो है हाई जंप, ठीक है, मेंस हाई जंप T64, ठीक है। तो ये क्या, प्रवीण कुमार। एक लास्ट है आपके पास नवदीप कुमार, ये बहुत ही फेमस हुआ है एथलेटिक्स में, मेंस जेवलिंग थ्रो, ठीक है, मेंस जो है जेवलिंग थ्रो में नवदीप कुमार, ठीक है। और स्पोर्ट्स एथलेटिक्स इवेंट है मेंस जेवलिंग थ्रो F41, ये क्या है आपका, नवदीप कुमार। तो ये हो गया आपके पास कुल स्वर्ण पदक भारत के, टोटल 7 है। तो देखो ये देख ले, ये खिलाड़ी देख लिया। अब हम जो है सिल्वर मेडल के लिए देखते हैं। तो कुल रजत पदक जो है, कुल जो है सिल्वर मेडल भारत के पास 9 है। तो ये खिलाड़ी हैं, पूरे खिलाड़ी बताते बताते बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और गोल्ड मेडल भी हैं, कुछ कुछ बता देता हूँ मैं आपको। मनीष नरवाल शूटिंग से रिलेटेड है ये। इवेंट क्या था, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1, ठीक है, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1। दूसरा है निशीत कुमार एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स एथलेटिक्स में मेंस हाई जंप्स, ठीक है, मेंस ये हाई जंप इवेंट है, ठीक है, T47। योगेश खातूनिया एथलेटिक्स मेंस डिस्कस थ्रो F56, ठीक है, ये कहाँ गया इसका। तो और खिलाड़ी ये हैं, आप देख लीजिए इनको, देख लीजिएगा इनको, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब हम जो है ब्रॉन्ज मेडल के लिए देखते हैं। उसमें भी टोटल ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जो है 17 टोटल ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। इसमें मैंने 7 बताए हैं, क्योंकि 13 जो है पूरे इसमें फिट नहीं आ रहे थे। मैं एक PDF डालूंगा, उसमें मैं लिख लूँगा, ठीक है। 13 PDF जो है डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है, वहाँ से ले लेना, फ्री PDF होगी, ठीक है, कोई उसके लिए पैसा नहीं लिया जाएगा। इसमें एक दो है इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं इनको। पहले हमारे पास मोना अग्रवाल, ये शूटिंग में महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट जो इनका, ठीक है। फिर दूसरे हैं प्रीतिपाल एथलेटिक्स में महिला 100 मीटर रेस T35। रूबीना फ्रांसिस शूटिंग में है ये, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1। फिर है प्रीतिपाल दूसरी बार एथलेटिक्स में
महिला 200 मीटर रेस T35। फिर है कहाँ गया इसका, पमरिया पमरिया थप्पन थंगावेलु, ये है एथलेटिक्स में। मेन इसका इवेंट है मेंस हाई जंप T63, ठीक है। सिक्स्थ है आपके पास कपिल परमार जूडो में मेंस 60 kg J1। फिर है आपके पास सिमरन शर्मा एथलेटिक्स में वुमेंस 200 मीटर, ठीक है, T120 सॉरी T12, ठीक है। तो अब देखो ये 7 लिखे हैं मैंने और टोटल 13 हैं, 13 इसमें जो है फिट नहीं आ रहे थे इस स्लाइड में, तो एक मैंने जो है PDF डालूंगा, उस PDF में पूरे 13 के 13 एथलीटों के नाम डाल दूंगा, ठीक है। तो ये था आपके पास थोड़ी सी जानकारी पेरिस ओलंपिक के पास, सॉरी थोड़ी सी नहीं, पूरी जानकारी है पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में, ठीक है। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पेरिस ओलंपिक, ठीक है। ये पैरालंपिक था, सॉरी ओलंपिक बोल रहा हूँ मैं, बार बार मुँह से निकल रहा है ये, ठीक है। पेरिस पैरालंपिक है ये, ठीक है। तो आपके पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट है पेरिस ओलंपिक, तो ये है पेरिस पैरालंपिक। पेरिस ओलंपिक को आप जो है पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने के लिए अधिक चांसेस हैं और पैरालंपिक से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये करंट अफेयर है इसलिए इसको तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, तो इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के बारे में। 38वें राष्ट्रीय खेल जो है इसी वर्ष 2025 में आयोजित किए गए थे और हाल ही में जो है इनका समापन हुआ है। तो इस वीडियो में हम इसके पूरी जानकारी देखेंगे और ये एक करंट अफेयर का अच्छा टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे ऊपर कौन सी टीम रही है, कौन सी टीम विजेता रही है और कहाँ इन खेलों का आयोजन किया गया था। तो इसमें जो है जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो जो ये हमारे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में हुए थे, इनका आयोजन जो है उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड राज्य में इनका आयोजन हुआ था। इनका जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और इनकी जो आयोजन की तिथि थी ये हमारी 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक थी। यानी कि इन खेलों का आयोजन जो है, ये खेल जो है 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक खेले गए थे। इनका जो उद्घाटन स्थल था हमारा, ये हमारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम देहरादून उत्तराखंड, ठीक है। देहरादून में जो है हमारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ यहाँ जो है इसका इनका उद्घाटन स्थल था, ठीक है। यहाँ जो है इनका उद्घाटन हुआ है। जो 38वें राष्ट्रीय खेल थे हमारे जो 2025 में हुए, इसकी जो थीम थी इसका नाम था हरित खेल यानी कि ग्रीन गेम्स। ग्रीन गेम्स जो है इस इन खेलों की थीम थी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो मसाल का नाम था हमारा, इसका नाम था तेजस्विनी, ठीक है। इन खेलों की जो मसाल का नाम था 38वें राष्ट्रीय खेल में, जो मसाल का नाम था ये था हमारा तेजस्विनी। शुभंकर का नाम था हमारा मौली यानी कि मोनाल पक्षी। मोनाल पक्षी जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी है, तो इसीलिए शायद इसका नाम जो है मौली रखा गया था। आदर्श वाक्य, इसका जो आदर्श वाक्य था ये है हमारा संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य था। इनमें जो है कुल खेलों की संख्या जो है 35 थी और प्रतियोगी टीमें जो है कुल 37 थी। और 37 प्रतियोगी टीमों में से 10,000 से ज़्यादा एथलीट थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो है हमारे उत्तराखंड से थे। तो चलो अब आगे इसमें देखते हैं। ये थी थोड़ी हमारी बेसिक सी जानकारी। अब थोड़ा सा इसमें आगे और देखते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज चालू कर देंगे हम। अब देखो जो हमारे 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, उसमें जो पदक तालिका है उसके शीर्ष स्थान पर जो है सर्विसेज की टीम थी। सर्विसेज की टीम यानी कि बोले तो सेना की टीम। सेना की टीम यानी कि सर्विसेज की टीम ने जो है कुल 121 पदक हासिल किए हैं, जिसमें से उनके पास 68 स्वर्ण पदक थे, 26 रजत पदक थे और 27 कांस्य पदक थे। सर्विसेज की टीम ने जो है 5वीं बार राजा भालचंद्र भाले सॉरी राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया था बोलने में। सर्विसेज की टीम ने 5वीं बार राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। अब इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं हम, मेडल टैली पदक तालिका देखते हैं हम। तो ये है हमारी 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका, जिसमें सबसे ऊपर रैंक 1 पे हमारी सर्विसेज यानी कि सेना की टीम। इन्होंने जो है 121 टोटल पदक हासिल किए हैं, जिसमें से इन्होंने जो है 68 गोल्ड मेडल, 26 जो है सिल्वर मेडल और 27 जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। तो ये है सर्विसेज की टीम सबसे ऊपर पर 121 पदक हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास महाराष्ट्र की टीम। महाराष्ट्र की टीम ने जो है 201 पदक हासिल किए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि 201 मेडल जो है महाराष्ट्र की टीम ने सबसे ज़्यादा हासिल किए हैं, तो ये पहले नंबर पे क्यों नहीं हुई। ये पहले नंबर पे इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो है इसने जो है सर्विसेज से कम जो है गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। बात जो है गोल्ड मेडल पे होती है। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो जीतेगा वो मेडल टैली में सबसे ऊपर इसका नाम रहेगा। तो जो है इसने जो है महाराष्ट्र ने टोटल 201
पदक हासिल किए हैं, जिसमें से 54 गोल्ड मेडल, 71 सिल्वर मेडल और 76 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। तीसरे नंबर पे थी हमारी हरियाणा की टीम। हरियाणा की टीम ने जो है टोटल 153 पदक हासिल किए हैं, जिसमें से जो है 48 गोल्ड मेडल, 47 सिल्वर मेडल और 58 जो है ब्रॉन्ज मेडल थी। उसके बाद थी हमारी मध्य प्रदेश की टीम, फिर थी कर्नाटक की टीम, फिर तमिलनाडु और सातवीं थी हमारे उत्तराखंड की टीम। उत्तराखंड की टीम को हमने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि जो है 38वें राष्ट्रीय खेल जो 2025 में हेल्ड किए गए थे, ये हमारे उत्तराखंड में ही आयोजित किए गए हैं। तो उत्तराखंड की टीम 7वें स्थान पर रही, जिसमें से उत्तराखंड की टीम ने टोटल 103 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें से जो है 24 गोल्ड मेडल हैं, 35 सिल्वर मेडल हैं और 44 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। तो और भी नीचे टीमें हैं, तो यहाँ तक हमने इसीलिए लिखा है 7वें नंबर तक, इसीलिए बताया क्योंकि जो है उत्तराखंड में ये गेम्स आयोजित किए गए थे। अब हम आगे देखते हैं, ये होगी हमारी पदक तालिका के बारे में। अब आगे जो है हम इनके एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो चलो शुरू करते हैं एमसीक्यूज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन स्थल कहाँ था? कहाँ इनका जो है उद्घाटन किया गया था 38वें राष्ट्रीय खेलों का? तो अब इसका सही आंसर है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में जो है इनका उद्घाटन स्थल था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन खेलों की आयोजन तिथि क्या थी? 38वें राष्ट्रीय खेल जो है इनकी आयोजन तिथि क्या थी? तो इसका सही आंसर है हमारा 28 जनवरी 2014, सॉरी 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक इनका आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी? इन खेलों की थीम क्या थी? इन खेलों की थीम, इसका सही आंसर है हरित खेल यानी कि ग्रीन गेम्स। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम जो है हरित खेल ग्रीन गेम्स थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल का नाम क्या था? 38वें राष्ट्रीय खेल में जो मसाल थी उसका नाम क्या था? इसका सही आंसर है तेजस्विनी। तेजस्विनी जो है इसके मसाल का नाम था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 38वें राष्ट्रीय खेलों में शुभंकर क्या था? 38वें राष्ट्रीय खेलों में शुभंकर क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है फ्रीजियन कैप, ऑप्शन नंबर बी है मौली यानी कि मोनाल पक्षी, ऑप्शन नंबर सी है स्मोकी। तो क्या था 38वें राष्ट्रीय खेलों में शुभंकर? तो इसका सही आंसर है मौली यानी कि मोनाल पक्षी जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों में शुभंकर था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इनका आदर्श वाक्य क्या था? तो इनका जो है आदर्श वाक्य था, संकल्प से शिखर तक, इसका आदर्श वाक्य था। किसका? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने टीमें थी? कुल की जो है कितनी प्रतियोगी टीमें थी 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में? तो इसका सही आंसर है 37 टीमें थी, जिसमें हमारे 10,000 से ज़्यादा एथलीट शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा इसमें, 38वें राष्ट्रीय खेलों में खेलों की संख्या कितनी थी? 38वें, इससे पहले जो 9th क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में खेलों की संख्या कितनी थी? तो आपके ऑप्शन है, ए जो है 36, बी जो है 35, सी जो है 38। तो जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों में खेलों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है बी 35। 38वें राष्ट्रीय खेलों में खेलों की संख्या 35 थी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका था? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्विसेज की टीम यानी कि सेना की टीम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? 38वें खेल 2025 में जो है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में जो है सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र की टीम ने जो है सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। इसमें इन्होंने जो है टोटल 201 जो है कुल पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 38वें राष्ट्रीय खेल में राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती? 38वें राष्ट्रीय खेल में राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती? इसका सही आंसर है सर्विसेज यानी कि सेना की टीम ने राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में महिला हॉकी में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में महिला हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर है हरियाणा ने जो है महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुष हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुष हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक ने जो है स्वर्ण पदक जीता पुरुष हॉकी में।
तो क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय खेलों में शीतकालीन खेलों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राष्ट्रीय खेलों में जो है शीतकालीन खेलों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होना था उत्तराखंड। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में गलती से मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का जो है पहला स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड होना था इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 था हमारे पास, 38वें राष्ट्रीय खेल में कौन से नए पारस्परिक खेलों का शामिल किया गया है? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कौन से नए पारस्परिक खेल शामिल किए गए हैं? इसका सही आंसर है योगासन और मलखम्ब। योगासन और मलखम्ब को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो इसका सही आंसर है नीरज कुमार ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, 19वां क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष टीम ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल में किस पुरुष टीम ने जो है कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश की टीम ने जो है कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है, 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 39वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे अब अगले, उनकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है मेघालय जो है इन खेलों की मेजबानी करेगा। तो ये थे हमारे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि ये जो है एक तरीके से करंट अफेयर भी है, क्योंकि ये घटना जो है हाल ही में घटित हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हुए मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो ये क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 तीलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? तो इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? ध्वज गीत की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पे, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पे, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे यहाँ पे, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है हमारा वो किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शक संवत। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 11 जुलाई को जो हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा,
राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सद्भावना दिवस। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 अक्टूबर को जो है वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे 5 जो है गलती से हो गया वो। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है हमारे ये हैं भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से है। तो ये थे हमारे जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके जीएस से रिलेटेड लाएंगे। तो ये थे हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो अगली वीडियो में अभी हम कुछ एमसीक्यूज लाएंगे। अगर कोई जानकारी देनी होगी आपको डिटेल में किसी टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट कर लीजिए, तो मैं उसमें अगली वीडियो बनाऊंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो पिछली वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज को कवर कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 30 इससे आगे के एमसीक्यूज, टॉप 30। ठीक है, तो जो ये एमसीक्यूज है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हो गए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एसएससी के हो गए, जैसे एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, जीडी हो गया, और जिन एग्जामिनेशंस को यूपीएससी कंडक्ट करती है, जैसे हो गया हमारा एनडीए हो गया, सीटीएस हो गया, और अन्य एग्जामिनेशंस हो गए जैसे रेलवेज के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे, निम्न द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्न द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पारा, ऑप्शन नंबर बी है पानी, ऑप्शन नंबर सी है ईथर, ऑप्शन नंबर डी है बेंजीन। तो सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी है 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी है तो 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी था ये। तो इसका सही आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। तो एच जेड का मतलब है हर्ट्ज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोनार अधिकांश तो प्रयोग में लाए जाते हैं। सोनार अधिकांश तो किसके द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है नाविकों द्वारा। सोनार अधिकांश जो है नाविकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। समुद्र के नीचे की चट्टानों को देखने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो इसका सही आंसर है परावर्तन के द्वारा। परावर्तन के कारण ये जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है रेडियो तरंगों का परावर्तन। ठीक है, इसका सही आंसर है रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर इसकी प्रणाली जो है आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दाढ़ी बनाते समय कौन सा दर्पण काम में लाए जाते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण जो है काम में लाया जाता है दाढ़ी बनाते समय। मोटर गाड़ियों या फिर गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है काला। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तरंग के समान, ऑप्शन नंबर बी है कण के समान, ऑप्शन नंबर सी है तरंग एवं कण दोनों के समान, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रकाश की प्रकृति होती है ये द्वैत प्रकाश की
प्रकृति होते हैं, द्वैत टाइप की प्रकृति होते हैं, यानी कि द्वैत मतलब द्वैत का अर्थ हुआ तरंग भी और कण भी। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश के विकिरण की जो प्रकृति है हमारी, ये तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? इसका सही आंसर है निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए निर्वात इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर बी है अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत चुंबकीय तरंग और ऑप्शन डी है ए एवं सी दोनों। क्या इसका सही आंसर होगा? तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है हमारी, ये अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए एवं सी दोनों। ठीक है, क्योंकि प्रकाश तरंग जो है दोनों प्रकार की तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ भी और विद्युत चुंबकीय तरंग भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ तो ये होती है हमारी प्रकाश की गति। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? तो इसका सही आंसर है प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किस रंग में प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ठीक है, किस रंग में प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर है लाल, यानी कि रेड, या फिर यानी कि लाल जो रंग है हमारा, इसमें जो है प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। पहले लाइट का अपवर्तन होता है, फिर जो है इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो इस कारण से जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दूरदर्शी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, निकट दृष्टि से दोष सॉरी 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 निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है उत्तलोत्तल लेंस। तो दर्पण तो वैसे होगा नहीं इसमें, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस यूज़ किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में जो है अवतल लेंस यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तड़ित चालक किस चीज़ से बनाए जाते हैं? ठीक है, तड़ित चालक जो है कौन से तत्व से बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है तांबे से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो इसका सही आंसर है टंगस्टन का बना होता है। बिजली का जो बल्ब होता है इसका टंगस्टन जो है, सॉरी, इसका फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? फ्यूज तार की क्या विशेषता होती है? तो इसका सही आंसर है फ्यूज तार होता है हमारा उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। ठीक है, तो इसलिए जो है जैसे हाई वोल्टेज होती है तो ये फ्यूज का तार जो है ठुस हो जाता है। ठीक है, ये सर्किट ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये होता है फ्यूज की तार की व्यवस्था, इसका उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? बिजली का जो फ्यूज होता है उसका तार किससे बना होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए टीन से, ऑप्शन नंबर बी है शीशे से, ऑप्शन नंबर सी निकेल से और ऑप्शन नंबर डी है टीन और शीशे की मिश्रित धातु से। तो किससे जो है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है? बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टीन और शीशे की मिश्रित धातु से जो है बिजली का फ्यूज का तार बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, घरों में पंखा बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? घरों में पंखे और जो बल्ब होते हैं हमारे आदि उपकरण किस क्रम में जैसे लगे होते हैं? तो ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ते आए होंगे आप, कि जो हमारे घरों में जो उपकरण होते हैं जैसे बल्ब हो गया, जैसे हम वॉशिंग मशीन लगाते हैं, ठीक है, और जैसे हम पंखा होता है हमारा, तो ये हमारे समांतर क्रम क्रम में जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक बटन खोलेंगे तो सब बल्ब जलेंगे, तो इसमें ऐसा होता है कि अलग अलग हर एक बल्ब के लिए अलग अलग स्विच होते हैं, तो ये होता है समांतर क्रम का मतलब। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? अगर हमने एक रस्सी पे हम किसी चुंबक को बांधते हैं और उसको स्वतंत्र रूप से हवा में लटका लेते हैं तो वो किस दिशा में ठहरता है?
तो इसका सही आंसर है उत्तर से दक्षिण, क्योंकि जो है पृथ्वी का जो चुंबक होता है ये उत्तर से दक्षिण की ओर होते हैं, तो इसीलिए जो है ये भी उत्तर से दक्षिण की ओर स्वतंत्र रूप से लटक जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है सबसे पहले किसने अवलोकित किया था? क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसने अवलोकित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑरस्टेड ने सबसे पहले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को अवलोकित किया था, ऑरस्टेड ने। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जो है हमारा, इसका प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर है फैराडे ने जो है सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत जो है ये किस पर आधारित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी है श्रृंखला प्रक्रिया पर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परमाणु बम का सिद्धांत है जो हमारा, ये हमारा आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, परमाणु बम का सिद्धांत हमारा नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आपके इसका सही आंसर है एस चंद्रशेखर ने जो है सबसे पहले ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र के द्वारा की जाती है? दूध जो हमारा मिल्क होता है इसकी शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र के द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की पुष्टि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, निम्न में से किसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है? निम्न में से कौन से एलिमेंट का प्रयोग जो है ट्रांजिस्टर में किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी है चांदी। तो किसका जो है उपयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है इनमें से? तो इसका सही आंसर है जर्मेनियम का उपयोग जो है ट्रांजिस्टर में किया जाता है। तो ये थे हमारे सामान्य विज्ञान में भौतिकी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप इन एमसीक्यूज को प्रिपेयर करें तो करते हैं तो आपका जो है थोड़ा सा बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगा भौतिकी से। तो चलो मिलते हैं, अब इस वीडियो को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो है हमारी रसायन से रिलेटेड रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।